डाला मुझे, तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आजकल जो पाकिस्तान में मुल्क में एक बहुत अहम मामला ज़ेर बहस है, वो एक इंतहाई हसास, इंतहाई बावकार, इंतहाई अहम ओहदे की तकर्री और तैनाती का मामला है। इस हवाले से कुछ खबरें आ रही थी, हम सहाफ़ियों ने उस पर बात भी की, लेकिन वो दबे दबे अल्फाज में कुछ खबरें आ रही थी कि जी अभी तक कोई समरी है जो कि साइन नहीं की गई वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से, जो कि एक प्रोसीजरल काम है, जो कि एक कानूनी तकाजा भी है, और उसके बाद नोटिफिकेशन उस एक इंतहाई अहम और हसास तकर्री और तैनाती का वो भी जारी होने में ताखीर का शिकार है। लेकिन आज बाज़ाब्ता बाकायदा तौर पे हुकूमत की तरफ से तस्दीक कर दी गई कि मामला अभी तक वाज़े नहीं है, और जो अनाउंसमेंट ISPR की तरफ से चंद दिन पहले की गई थी, खासतौर पे DGISI की तकर्री के हवाले से, उसमें हुकूमत ने आज ये मौका इख्तियार किया कि कल रात इसी हवाले से वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान एक तवील नशिस्त हुई है, और नए DGISI की तकर्री और तैनाती के हवाले से वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ एक ही पेज पे हैं। कुछ कानूनी तकाजे हैं जिनको पूरा किया जाएगा, मुशावरत जो है वो भी इत्तफाक राय से आगे बढ़ रही है। लेकिन जो खबरें हैं इस्लामाबाद में, जो अफवाहें हैं इस्लामाबाद में, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत, वो सब अच्छा नहीं बता रही। क्या सब कुछ वाकई एक पेज पे है? और उससे बढ़ के जो बुनियादी सवाल है, आपको याद होगा कि जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला था, इसी तरह से उस मामले को मिस हैंडल किया गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, और एट द एंड ऑफ द डे पार्लियामान से उसको जो है अमेंडमेंट करवानी पड़ी, और एक पब्लिकली जिस तरह से मामला डिस्कस हुआ, जो कि बहुत अफसोसनाक था, नहीं होना चाहिए। अब उसी नौयत की इंतहाई अहम, इंतहाई हसास, इंतहाई बावकार पोस्टिंग DGISI की, वो भी पब्लिक में जिस तरह से डिस्कस हो रही है, और ये वो पोस्टिंग है जो कि मुल्क की सलामती की जामिन है। और पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह के खतरात में घिरा है अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे, ईस्टर्न बॉर्डर पे, और जो आपके आसपास दुश्मन हैं, जो मुल्क के दुश्मन हैं, वो किस तरह से इसका जग हसाई पर खुश हो रहे हैं, ये सब बहुत अफसोसनाक है। और अफसोसनाक है कि हुकूमत की तरफ से एक बार फिर एक इंतहाई हसास, इंतहाई अहम पोस्टिंग को जो है इस तरह से मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि क्या ISPR की अनाउंसमेंट के मुताबिक ही समरी और नोटिफिकेशन सामने आ जाएगा, या कुछ मजीद इस पे प्रोसेस दोबारा से उसका आगाज किया जाएगा। लेकिन ये जो कुछ हुआ है, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, इसका वज़ीर आज़म इमरान खान के मुस्तकबिल पर इम्पैक्ट क्या होगा, और इसका इदारों के दरमियान आपसी ताल्लुकात के हवाले से इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कुछ लीगैलिटीज़ के हवाले से, क्योंकि जो आज फवाद चौधरी साहब ने बात की कानूनी तकाजे पूरे करने के हवाले से, तो सबसे पहले इस पर सवालात करेंगे, और उसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक अटॉर्नी जनरल और कानूनी उमूर के इंतहाई माहिर हैं, एक बड़ा जाना पहचाना नाम है अनवर मंसूर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम अनवर मंसूर खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला था, उस वक्त हुकूमत की तरफ से इस केस को आपने सुप्रीम कोर्ट में लड़ा था, और वो सब चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं कि किस तरह से उस केस को सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट किया, आपने अपनी भरपूर सरतोड़ कोशिश की, और उसके बाद फिर पार्लियामान में मामला भेजा गया। इस वक्त भी उसी किस्म की एक तकर्री और तैनाती का जो मामला है वो मुतनाज़ा बन चुका है हुकूमत की तरफ से। तो आपके नज़दीक सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि DGISI की तकर्री और तैनाती का कानूनी तरीक़ाकार क्या है, और इसकी अथॉरिटी किसके पास है? अनवर मंसूर खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीदा, बात यह है कि हर तैनाती का जो है फैसला गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट करेगा, मगर नेचुरली प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जाहिर है कि जहाँ तक के ताल्लुक है ISI का, ISI इज ए नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, एंड नेचुरली उसकी जो तैनाती है, जिस सरबराह की तैनाती है, वो फेडरल गवर्नमेंट ही करेगी।
और जाहिर है जब फेडरल गवर्नमेंट करेगी तो उसके लिए एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है जो कि फेडरल गवर्नमेंट निकालती है। सर, आप समझते हैं कि DGISI की जो तैनाती है वो फाइनल अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर की है या वो आर्मी चीफ की एडवाइस पर मबनी ज्यादा होता है? अथॉरिटी यहाँ पर लीगली, क्योंकि आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी हम तमाम कानूनी तकाजे पूरे करेंगे, जिसकी वजह से कुछ ऐसा तासुर गया कि शायद कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए, तो वो क्या कानूनी तकाजे हैं? फाइनल अथॉरिटी किसकी है? एडवाइस का इसमें लीगल जो एक स्टैंडिंग है वो क्या है सर? देखिए, बात यह है कि चूंकि ISI का जो हेड होता है वो फोर्सेस से होता है जी, और नेचुरली जब फोर्सेस से होता है तो कंसल्टेशन विद द चीफ ऑफ द फोर्स वो बहुत जरूरी होती है। कंसल्टेटिव प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि मीनिंगफुल होना चाहिए और वही प्रिंसिपल अब अप्लाई कर रहे हैं कि कंसल्टेटिव प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए था। और मेरे ख्याल में इस वक्त स्टेटस ये है कि वो कंसल्टेटिव प्रोसेस चूंकि नहीं हुआ होगा तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम वो कानूनी तकाजे पूरे करेंगे, बिकॉज इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो जब भी ये तैनाती हो सकती है। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहे कि एक शख्स ना बने तो कोशिश यही होगी कि उसी तरीके से किया जाए, मगर प्रोसेस कंप्लीट करके और जो डिसीजन मेकिंग है वो प्राइम मिनिस्टर की होगी। ठीक है सर, जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला था तो उस वक्त एक बहुत बड़ा एतराज ये उठाया जा रहा था और वो सुप्रीम कोर्ट में भी बात हुई थी। आप भी वो लेके आए थे किताब, आपने कहा था कि जी ये किताब, क्योंकि हम लोग भी वहीं सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग्स में मौजूद होते थे, आपने फरमाया था कि जी पहली बार ये किताब जो है सामने आई है और शायद आपने ये भी कहा था कि पहली बार ये किताब मैंने भी देखी है, जिसमें सारा प्रमोशंस और किस तरह से चीजें होंगी, तनख्वाहें और किस तरह से आर्मी के अंदर रैंक्स ऑपरेट करेंगे। तो ये चीजें कभी इससे पहले डिस्कस नहीं हुई इस तरह से पब्लिक में। उस वक्त भी एक जो एतराज आया था वो यही था कि इंतहाई हसास, इंतहाई अहम तरीन ओहदा, उसको इस तरह डिस्कस किया जा रहा है, ये हुकूमत की तरफ से नाअहली है। अब एक बार फिर इसी तरह का, उसी नौयत का इंतहाई अहम, इंतहाई हसास, इंतहाई बावकार ओहदा जिसके साथ मुल्क की सलामती जुड़ी हुई है और हमसाया ममालिक जो हैं जिसमें आपके दुश्मन भी शामिल होते हैं, वो सब देख रहे हैं, सब ने एक तमाशा सा बना रखा है। सो ये आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? क्या यहाँ गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है, नाअहली है, कोई निकम्मापन है, क्या कहेंगे आप? गरीदा, बात यह है कि इससे पहले हमने इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं देखा था जिस तरह से इस दौर में हो रहा है। चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री होती है, चाहे वो ISI के चीफ की तकर्री है। जो मैं अभी थोड़ी देर पहले जो कहा था कि ये जॉब जो है अपॉइंटमेंट का, ये बेसिकली है तो प्राइम मिनिस्टर का और थ्रू नेचुरली द प्रेसिडेंट। पहले ये होता था कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह देता था दैट वाज द लास्ट। प्रॉबली इस गवर्नमेंट में ये उन्होंने जरूर किया है कि उसके लिए उन्होंने बातचीत शुरू की है। शायद सही है या नहीं है, ये तो जाहिर है कि लोग डिसाइड करेंगे कि क्या ये चीजें सामने पब्लिक में आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। मेरा अपना मानना तो ये है कि ये पब्लिक में ऐसे नहीं डिस्कस होना चाहिए जैसे हो रहा है, मगर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है अलबत्ता कि पब्लिक नॉलेज जो है वो कोई शख्स भी आर्टिकल 19A है वो इंफॉर्मेशन ले सकता है और देनी भी चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें इबाम हैं जो कि आने चाहिए। मगर ये जो आपने भी जिक्र किया किताब का, जिसको कि आर्मी एक्ट कहते हैं और आर्मी रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं, वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए कि ये एक पोजीशन ऐसी है जो कि डायरेक्टली आर्मी चीफ के अंडर नहीं आते ISI चीफ, बल्कि प्रेसिडेंट के अंडर आते हैं। तो इसलिए ये वो जो रूल्स आर्मी के हैं वो ISI के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो ये इसलिए अब प्राइम मिनिस्टर इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो बेसिकली ही शुड बी द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, एंड द अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो अपनी भी चॉइस ला सकता है। दैट इज व्हाट द प्रिंसिपल इज।
ठीक है सर, वन लास्ट क्वेश्चन। फवाद चौधरी आज कहते हैं कि जी नए DGISI की तकारुर पे वजीर आजम और आर्मी चीफ में इत्तेफाक राय है और मुशावरत पर भी इत्तेफाक राय है और कानूनी तकाजों पर भी इत्तेफाक राय है और ये तकर्री हो जाएगी और आइंदा तमाम कानूनी तकाजों को मद्देनजर रखा जाएगा। तो जब फवाद चौधरी ये कहते हैं तो सर इसका लीगली मतलब आप क्या लेते हैं कि जो पहले नोटिफिकेशन आया है उसमें कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए और अब कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे, इसकी लीगल इंटरप्रिटेशन आप कैसे करते हैं सर इस मामले की? इस किस्म के बयानात जो है ना वो एक इबाम सा पैदा कर देते हैं और इस किस्म के बयानात नहीं देने चाहिए। तो बड़ा केयरफुल होना चाहिए आदमी को, इसलिए कि ये पाकिस्तान के अवाम के लिए ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली ये चीजें जारी होती हैं और इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। इसमें लीगली तो जाहिर है कि अगर वो पिछले नोटिफिकेशन पर जो है अगर वो कहते हैं कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए, इसका मतलब तो यही हुआ कि नहीं हुए कानूनी तकाजे पूरे और नया कोई नोटिफिकेशन निकलेगा या कोई ऑर्डर निकलेगा। मगर ये है कि ये चीजें इस किस्म की बातें जो हैं वो पब्लिक में नहीं करनी चाहिए, मेरा अपना ये ख्याल है। और ये अगर किया है तो इट इज बैड, अनफॉर्चुनेट, इट इज अनफॉर्चुनेट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान साहब, हमसे बात कर रहे थे। बहुत जबरदस्त लीगल माइंड है और इस एक इंतहाई अहम, इंतहाई हसास, इंतहाई बावकार ओहदे की तकर्री और तयनाती के हवाले से जो इस वक्त एक तनाज़ा हुकूमत की तरफ से जनरेट हुआ है उसकी लीगैलिटी क्या है, लीगल स्टैंडिंग क्या है, उस पर बात कर रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करेंगे अपने पैनल के साथ। और पैनल में जी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मरकजी सरकर्दा रहनुमा, डिप्टी स्पीकर के फराइज भी अंजाम देते रहते हैं अमजद अली खान नियाजी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, साबिक डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं कौमी असम्बली में फैसल करीम कुंडी साहब और सीनियर सहाफी और तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब। सलीम बुखारी साहब, आपसे ही आगाज करती हूँ। आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का जब मामला था उसको जिस तरह से पब्लिसाइज किया गया, उस पर जितनी डिबेट हुई इससे पहले कभी देखी नहीं गई थी पाकिस्तान की तारीख में। अब एक बार फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दौर में एक और इंतहाई अहम और हसास तैनाती DGISI की पब्लिकली जिस तरह डिस्कस की जा रही है, जिस तरह उसको एक तनाज़ा बना दिया गया है हुकूमत की तरफ से, क्या कहते हैं इस पे सलीम बुखारी साहब आप? बहुत शुक्रिया आपका खरीदा, आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में मुझे। मैंने अपने 50 साल कैरियर में आज तक इतनी अहम पोस्ट के ऊपर तकरीर के हवाले से इतनी कंट्रोवर्सी न कभी सुनी है न मैंने कभी देखी है। अजीबो गरीब सूरत हाल है कि वो 1 पेज के ऊपर होने के जो दावे हैं उसका एक एक सफा करके फटता चला जा रहा है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। उसका एक पहला जहाज तो लोधरा की एयरबेस से उड़ी गया, आपने सुनी लिया होगा जहांगीर करीम साहब ने क्या इरशादात फरमाए हैं। तो इसके आने वाले वक्त में तो बहुत सारे सीरियस इसके असरात जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। मेरे ख्याल से जो भी इसका जिम्मेदार है उसने ना इमरान खान साहब के साथ कोई फेवर की है और ना ही फौज का जो अदारा है जिसके बारे में सबसे ज्यादा दावा ये तहरीक इंसाफ ये करती थी कि इसको इस इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, इसके हवाले से किसी कंट्रोवर्सी को जन्म नहीं देना चाहिए। और यही वजह थी कि वो जो 1 पेज की मंत्रा है वो हम सुन सुन के 3 साल में तंग आ गए। लेकिन ये एक इतना सेंसिटिव मामला है। पाकिस्तान की फौज के बारे में आपको पता है अमेरिका में रिजर्वेशन है, हिंदुस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है, अफगानिस्तान के हवाले से उसके ऊपर एक्सपर्शंस कास्ट की जा रही हैं। ऐसे वक्त में अगर मुल्क के अंदर एक तकर्री के ऊपर हुकूमत और फौज में ठन जाए या ठन जाने का तासुर दिया जाए, मेरे ख्याल से ये किसी के भी हक में नहीं है। लेकिन बुखारी साहब कुछ जराए से खबरें आ रही हैं कि जब वज़ीर आज़म साहब ने आज जब काबीना में डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि जी मैं कोई पपेट प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं। अगर फौज की इज्जत है तो वज़ीर आज़म ऑफिस की भी इज्जत है। एक प्रोसीजर है कि नाम आने चाहिए थे। तो आप समझते हैं कि ये वज़ीर आज़म साहब का जो एक स्टैंड है जिसको सिविल सुप्रीमेसी, वज़ीर आज़म ऑफिस की इज्जत के हवाले से डिफाइन किया जा रहा है, ये जस्टिफाइड है? ये इसलिए जस्टिफाइड नहीं है कि यही कोशिश पहले भी तो की गई थी ना। अगर आप रिकॉल करें इवेंट्स को, नवाज शरीफ के ऊपर 2-3 चीफ अवामी स्टाफ के एतराजात क्या थे कि ये पंगा करने की कोशिश करते हैं हमारे मामलाजात में, यही था ना। तो इस कंट्रोवर्सी को आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? मैं बिल्कुल आपको जिम्मेदारी से ये बयान देना चाहता हूं कि
जिसने भी ये दरफुंतनी छोड़ी है उसने ना फौज पर कोई एहसान किया है ना इमरान खान साहब पर कोई एहसान किया है। इमरान खान साहब को क्यों जरूरत पेश आई ये कहने की कि मैं रबर्ट स्ट्रैप नहीं हूं, मैं डमी नहीं हूं, मैं पुतली नहीं हूं। इस तरह की गुफ्तगू अव्वल तो होनी नहीं चाहिए और अगर हो तो बाहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र देखिए और अल्लाह का करम देखिए इनके ऊपर कि उनके अपने वुज़रा इस कंट्रोवर्सी को उठा के लेके आए हैं, चाहे वो कैबिनेट की ब्रीफिंग के हवाले से है, चाहे वो अमर डोगर साहब जो कुछ भी कह रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी मुझ तक आप तक जो है किसी और ने तो नहीं पहुंचाई है। आप इसकी जिम्मेदार न मीडिया को करार दे सकते हैं, ना इसका जिम्मेदार आप अपोजिशन को करार दे सकते हैं। तो खुद रूलिंग एलीट अगर इस मामले को इस तरह से हैंडल कर रही है तो ये दोनों के हक में नहीं है। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से बयान दे रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और इसको जितनी जल्दी रैप अप कर लिया जाए। ये जो कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे, मुझे बताइए कभी सुना आपने जर्नैलों की अपॉइंटमेंट के हवाले से कानूनी तकाजे पूरे हो रहे हों? ये सवाल मुझे पीटीआई से करना है, एक ब्रेक का वक्त भी हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि जी कौन से कानूनी तकाजे, क्या एक समरी पे साइन होना कानूनी, कौन सा, इससे पहले कभी नहीं सुना कि जिस किस्म की तकर्रियों में कानूनी तकाजे। ये सवाल करेंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ से और फैसल करीम कुंडी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमजद खान न्याजी साहब, कौन से कानूनी तकाजे इससे पहले इस किस्म की तैनातियों तकर्रियों के हवाले से कभी सुनने में नहीं आया? सलीम बुखारी साहब भी यही बात कर रहे हैं। कौन से कानूनी तकाजे पूरे करने हैं अभी आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिदा, पहली बात तो ये है कि अभी आपने कैबिनेट की कुछ वहां से जो आप बातें आपके तक पहुंची, इंफॉर्मेशन पहुंची, पहली बात तो ये है कि गैर मुसद्दका बातों को कभी भी डिस्कस नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अब तो कोई गैर मुसद्दका रही नहीं ना। आपने कुछ गैर मुसद्दका जो आपने कहा कैसे। तो दूसरी बात ये है कि आर्मी चीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान तवील नशिस्त हुई लास्ट नाइट। क्यों हुई? इसमें यकीनन दो बड़ों ने उस पे कोई अमजद खान साहब, आपका स्काइप कनेक्शन बहुत प्रॉब्लम बात है, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। अमजद खान साहब, आपका स्काइप कनेक्शन आवाज पोस्टिंग ट्रांसफर के ऊपर लाजमी बात है कि उनकी बात हुई होगी और कुछ जो भी उसमें नहीं, मैं वही तो सवाल कर रही हूँ कि क्यों हुई, कल ये मुलाकात क्यों हुई वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की, क्यों हुई, किस वजह से? मैं भी कोई इसमें कोई मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इख्तलाफ वाली बात थी। लाजमी बात है, दो बड़े जब बैठते हैं तो कोई अगर बातें होती हैं जो उन्होंने तय करना होती हैं तो यकीनन चूंकि इसके हवाले से न गवर्नमेंट ने, न पीएम साहब के स्पोक्समैन ने, न आर्मी साहब, तो इसके बारे में हम गैर मुसद्दका अगर बातें नहीं करें नहीं, तो फवाद चौधरी साहब ने तस्दीक कर दी है भाई। अमजद खान साहब, फवाद चौधरी साहब ने तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा है कि जी कल बहुत तवील मुलाकात हुई है, लेकिन मुलाकात की जरूरत क्यों पेश आई ना? इसका मतलब है कि इख्तलाफात थे आपके? नहीं, इख्तलाफ बैठने का मतलब ये तो नहीं है ना क्या इख्तलाफ है। बैठने का मतलब है कि आपने चीजों को आगे लेके बढ़ना होता है। इन तीन सालों में कितनी दफा वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की रात 12 बजे तक मुलाकात हुई है या उसके बाद तक मुलाकात हुई है? मतलब आप देखें, उनका रिकॉर्ड उठा के देखें, पीएम साहब और चीफ साहब की जो है वो बड़ी तवील नशिस्तें होती रहती हैं। ये रूटीन की बात है, इसमें कोई गैर रात गए भी मुलाकातें होती रही हैं पिछले 3 सालों में कितनी दफा। देखिए इसमें कौन सा, मैं समझता हूँ कि चाय की प्याली में तूफान उठाने से तूफान तो नहीं आ जाता। समरी साइन क्यों नहीं कर रही, समरी साइन क्यों नहीं कर रखी थी जब से आईएसपीआर ने अनाउंसमेंट कर दी थी? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने या कैबिनेट ने ये तो नहीं कहा कि हम कोई ऐसा गैर मामूली इकदाम उठाने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा कि आपस में बैठे हैं, नहीं तो समरी पे क्यों नहीं साइन की? फिर आपको एतराज है ना आईएसपीआर के अनाउंसमेंट पे? हो जाएगा, मेरे ख्याल में हो जाएगा। कुछ अगर चीजें हैं अच्छा जिसमें कोई होंगी, कोई प्रोसीजर में होंगी, तो इसमें कोई कबात नहीं है कि अगर वो प्रोसीजर पूरा भी कर लिया जाए। देखिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर अगर कहीं पे हमने
रूल्स कहीं वहाँ पे ठीक है। आपके इशू आ रहा है तो दो बड़ों ने आपस में तय कर लिया होगा कि हमने इसको कैसे फॉलो करना है। अच्छा। तो इस पे हम अगर खुदा न खास्ता एक कंट्रोवर्सी सी क्रिएट कर दें, पूरे पाकिस्तान में अंदर एक हाइप क्रिएट कर दें, हुकूमत तो की ये भी मैं नहीं समझता अपनी तरफ से ये हाइप और कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। कुंडी देखिए, आपके अभी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आप खुद कहा कि हमने कोई दुश्मन को खुश तो नहीं करना ना, हमने मामले को जल्दी पे सर हाइप भी गवर्नमेंट ने क्रिएट कहते हैं ना, की, कंट्रोवर्सी भी गवर्नमेंट की तरफ से। फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे लिए जो फौज की इज्जत है वो हमारे लिए बड़ी मुकद्दम है और हमारे सिपह सलार जो हमारी ठीक है। इज्जत है, इसमें ठीक है। उन्होंने कोई और बात तो की नहीं है। चलें ठीक है। कुंडी साहब, ये एक बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, बड़े अहम, बड़े हसास, बड़े बावकार ओहदे के बारे में। पीपल्स पार्टी मुसलसल खामोश है, आप लोग अलग थलग रखना चाहते हैं खुद को इस मामले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और शायद न्याजी साहब जो अपने हल्के में उन्होंने सही देखी नहीं होगी या जो है उस पर पर्दा डाल रहे होंगे, उन्होंने तो इसमें क्लियर कह दिया कि काबीना को एतमाद में भी लिया गया। कल रात को अगर सेटलमेंट हुई है तो इस क्या बताने की जरूरत थी? कल रात को जो है वो लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है। तो मीटिंग्स तो नॉर्मली जैसे न्याजी साहब कह रहे हैं हो रही होती हैं, अमजद साहब कह रहे हैं कि मुख्तलिफ उस पर, लेकिन कभी हमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने तो नहीं बताया कि कल रात को इतनी रात गए मीटिंग हुई या ऐसी हुई। नॉर्मली आ जाती है खबर आपके चैनल्स पे, पीएम के ऑफिस से या एसपीआर की तरफ से आ जाती है। देखें, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर है। और फिर जब आईएसपीआर ने पिछले दिनों ट्रांसफर पोस्टिंग्स की, उसमें एक चीज़ आ गई कि जी जो भी मुख्तलिफ पोस्टिंग ट्रांसफर उसमें DGSI साहब की भी हुई और क्वेश्चन ये उठता है कि जी आज तक उन्होंने चार्ज नहीं लिया और फिर आज पता चला कि जी हम जो है वो कानूनी तकाजे कुछ पूरे। अब मुझे नहीं पता कि कानूनी तकाजे क्या है, और या शायद ये PTI की हुकूमत ये समझ रही है कि शायद ये पंजाब या KP के IG या चीफ सेक्रेटरी की ट्रांसफर पोस्टिंग है, वो इस तरीके से कहते हैं। देखिए, इदारे ने अपने डिपार्टमेंट्स की ट्रांसफर पोस्टिंग कर ली। अगर आप कहते हैं कि इदारे जो है वो इंडिपेंडेंट हैं तो उनके हेड ने ट्रांसफर पोस्टिंग कर ली और नॉर्मली आते रह जाते हैं, मतलब मुख्तलिफ कोर कमांडर्स भी चेंज होते हैं, बाकी पोस्टिंग भी होती हैं, तो इसको हो जाना चाहिए था, मतलब है कि नॉर्मली। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि जी नहीं, कोई बात हो रही, जैसे आज आपने कहा कि सिविलियन सुपरमेसी की इख्तियारात, सिविल सुपरमेसी के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने कहा ज़राए से खबर आई काबीना में। तो जुनेजो साहब भी कुछ अरसे बाद यही कह रहे थे कि मेरे इख्तियारात किधर हैं, मुझे इख्तियारात चाहिए, मैं किसी की इंटरफेरेंस नहीं मांगा। तो ये होते रहते, तारीख चीज़ें दौड़ाती हैं। और आज भी 12 अक्टूबर है, गुजर गई है, 12 अक्टूबर मतलब गुजर गई है, तकरीबन गुजर गई है। तो आफ्टर शॉक्स तो होते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो मेरे ख्याल में मिसअंडरस्टैंडिंग है या अच्छा चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में सेटल हो जाएंगी, हो जानी चाहिए। और इसका कोई इम्पैक्ट आप पॉलिटिकली देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर 1-2 दिन में न हुए तो न्याजी साहब के जो तर्जुमान है पार्टी के, वो खुद ही ऐसे इम्पैक्ट बना देंगे, क्योंकि इनके कोई पता नहीं, इनके जो अनगाइडेड मिसाइल्स हैं वो आएंगे तो फिर वो बातें करेंगे। आज तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने की हैं और कल परसों जो इनके और स्पोक्स पर्सन आएंगे तो वो जिस तरीके से वो फिर इरशादात फरमाएंगे फिर आप और हम सुन लेंगे। सलीम बुखारी साहब, आप इसके कोई पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन देखते हैं आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में? कुछ देखते हैं आप? कुंदी साहब जो है वो बहुत ही धीमे मिजाज के आदमी है, बहुत लाइट अंदाज में उन्होंने कोशिश की है उन्हीं असरात को बताने की कि वो क्या होते हैं, चाहे वो 12 अक्टूबर का हवाला था, चाहे वो कोई भी था। देखिए, इस आज के इस जिस इशू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और मैं कुंदी साहब से भी और अपने दोस्त न्याजी साहब जो है उनसे भी राय चाहूंगा कि इसमें बदकिस्मती की बात यह है कि ये कंट्रोवर्सी किसी अपोजिशन ने या किसी मीडिया ने शुरू नहीं की है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। इस कंट्रोवर्सी का सारा क्रेडिट जो है वो हुकूमत को और उसके एहलकारों को जा रहा है। और जब हुकूमत और फौज ये दावा करते हो कि हम एक पेज पर हैं, फिर इस किस्म की कंट्रोवर्सी को बाहर नहीं आना चाहिए। जैसा मैंने कहा, मैंने अपने कैरियर में कभी नहीं सुना कि इस किस्म की अपॉइंटमेंट्स के ऊपर 90 मिनट की मुलाकातें हो रही हों और ये तवक्को की जा रही हो कि ये मामला जो है कानूनी तकाजे पूरे करके पूरा कर लिया जाएगा। दैट मीन्स डिफरेंसेज आर देयर। व्हाई आर द डिफरेंसेज देयर? दैट इज द क्वेश्चन। कुंदी साहब, आप ये हमें एजुकेट कीजिए, आप हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। क्या कभी ये होता है कि किसी एक जर्नैल की पोस्टिंग के ऊपर इस तरह की यानी इस तरह की मुलाकातें हों और फिर उसके ऊपर वुज़रा की तरफ से बयानात आए? कभी आपने अपने सियासी कैरियर में देखा ये? कुछ मैं इसमें ऐड कर दूं, कुंडी साहब मेरा भी जवाब ले लीजिए कि एक बड़ा मशहूर जमाना वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा था कि ISI
इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के मातहत होनी चाहिए, जो कि होती है, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में इस बात को कहा था वो सब आपके सामने है। और उसके बाद पीपल्स पार्टी को क्या कुछ भुगतना पड़ा था वो भी फिर तारीफ मेरे का ख्याल है। में उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा था, गिलानी साहब ने नहीं कहा था। गिलानी साहब की तरफ से कहा गया था। नहीं, इंटीरियर मिनिस्टर उस वक्त गिलानी साहब ने कौमी असेंबली में खड़े होकर कहा था। अच्छा, शायद मैंने बोली, लेकिन उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर ने कुछ मेरे ख्याल में उस वक्त किया था ISI को अपने अंडर कोई। तो मेरा सवाल क्लिप कर लीजिए बुखारी साहब के सवाल के साथ और इसका जवाब दीजिए। आपने जुनेजो साहब के साथ क्लिप नहीं किया? हाँ, अच्छा। मेरा सवाल, मेरा आपने जो है ना जवाब क्लिप नहीं किया, आपने जवाब आपने क्लिप नहीं, आपका जवाब तो रिकॉर्ड पे चला गया ना। देखिए, अभी तो बुखारी साहब ने की एक बात सवाल से मैं एग्री करता हूँ, और कुछ मैं इनसे ट्रेनिंग लूंगा थोड़ा सा, मतलब है कि जोशीलापन दिखाने के लिए कहते हैं बड़े धीमे उसमें जो उन्होंने किया। तो देखें, बिल्कुल ऐसी हमने तो देखें, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने खुद ही स्पीच की थी अपने, उसकी पार्लियामेंट में जो इस हुकूमत जब आई थी, उन्होंने कहा ये खुद ही अपने बोझ तले जो है वो गिरेंगे, हमें गिराने की जरूरत नहीं है। और इनके जो तर्जुमान जिस तरीके, देखें ये चीजें ट्रांसफर पोस्टिंग की नॉर्मल चीजें हुकूमत के दौर में होती हैं। अब मुझे नहीं समझ आती कि ये कह रहे हैं कि प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर उस चीज का? प्रोसीजर तो बता देना कि ये प्रोसीजर ये है। देखें, क्या वज़ीर आज़म के और इख्तियारात मुझे को बताएं, अंडरमाइन किया गया देखें, है? और आप अगर वज़ीर आज़म के इख्तियारात को अंडरमाइन किया गया आप है, मुझे तो बताएं पार्टी क्या, फिर इमरान खान साहब का साथ देगी? देखें, आप पहले मुझे बताएं कि ये चेंजेस जब हो रही थी, DGSI की इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, क्या इसके ऊपर पहले डिबेट नहीं हुई होगी? क्या फौरन ही उसका मतलब है? ये तो नामुमकिन सी है कि यकतरफा देखें, तौर पे आर्मी announcement चीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की गए बगैर मतलब मुख्तलिफ उस पर मीटिंग्स होती हैं, कोई खबरें नशर हो जाती हैं, कुछ नहीं होती। लेकिन क्या ये इशू तो आज के तो नहीं थे, तो काफी ऐसे था, और डिबेट भी हो रहा था जी, फैज साहब जाए कोर्ट में जाए, और ये भी नहीं हो सकता कि एक हफ्ते पहले आपको पता चला हो कि हो एक हफ्ते बाद तो ये डेट बिल्कुल खत्म हो है। रही है। और ये मैं तो भी, आपको साल पहले से पता मैं भी होगा। इसके ऊपर ये प्राइम मिनिस्टर की अपनी कोई ख्वाहिश होगी किसी को लगाने की क्या, लेकिन आज कैबिनेट वज़ीर आज़म की ख्वाहिश हो सकती है। मैंने इसीलिए कहा था कि एक मैंने ख्वाहिश तो का इजहार गिलानी साहब ने भी किया था। देखें, आज अगर वजीर आजम के ऑफिशियल स्पोक्समैन जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, अगर वो ये बात कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के उसके तबकी के बगैर तो बात ये नहीं कर रहे हैं। ज़ाहिर है गवर्नमेंट या के उनके स्पोक्समैन, उनके हैं। अगर ऑफिशियल स्पोक्समैन अगर ये बात करेंगे तो वो उनके बगैर तो नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि इत्तेफाकी राय है, उन्होंने ये नहीं कहा कि इत्तेफाकी राय नहीं है। देखिए, उन्होंने सिर्फ ये कहा कानूनी हमारे भी देखें, जिस वक्त गिलानी साहब जा रहे, हम भी कह रहे थे कि हम, हर कोई कहता है कि हम एक पेज पे हैं। जब वो पेज उलटता है, अपोजिशन में जाते हैं, फिर जब ये न्याजी साहब अपोजिशन में जाएंगे, फिर हमें बताएंगे इस इशू पे हमारे साथ ये हुआ, इस इशू पे हुआ। कितनी जल्दी अपोजिशन में जाने वाले हैं? देखिए, हुकूमतें और अपोजिशन चलती रहती हैं। अब अच्छा। इलेक्शन अगला साल तो इलेक्शन का साल है, मतलब है शायद इन टाइम इलेक्शन हो जाए, या न्याजी साहब वगैरह 6 महीने पहले इलेक्शन करा लें, ये इनकी मतलब है कि हो सकता है। Let's take a short quick break and then come back. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमजद नाई साहब, गवर्नमेंट में घबराहट तो होगी, जैसा सलीम बुखारी साहब ने भी कहा था। जहांगीर खान तरीन साहब एक दफा फिर रीएक्टिवेट हो गए हैं और बड़ी वो वाली बैठे हैं, बड़े पुरसकून अपने हल्के में, बंदा पुरसकून बैठो, इस्लामाबाद इलेक्शन आने वाले हैं ना, वो इसलिए अपने हल्के में ज्यादा मौजूद है। अक्सर जाते रहते उनका हैं। हल्का मियाँ वाली थोड़ी है, उनका हल्का मियाँ वाली नहीं है। नहीं, न्याजी साहब की बात हो रही है। अमजद न्याजी साहब, अमजद नाई साहब अपने हल्के में बैठे हैं। जहांगीर तरीन साहब, अमजद नाई साहब एक दफा फिर फाल हो गए हैं और वो आपको एक तरह से तंबीह भी कर रहे हैं कि जब आपके बंदे कम पड़ गए थे तो जहाज मेरा ही चला था। फिर वो आपको ये भी वार्निंग दे रहे हैं कि आपने अभी तक महंगाई पे कोई काम नहीं किया। उधर से पीडीएम भी एक्टिवेट हो गई है, उधर से सफे सेम पेज फटने की बातें हो रही हैं। घबराहट तो हो रही होगी गवर्नमेंट को, न्याई साहब। गरीदा, घबराहट क्यों होगी, किस वजह से होगी? तो हमारे कोई जाती वेंडेटा तो है नहीं जिसके ऊपर हम, अल्लाह माफ करे कि हमने कोई बैग लेके आए थे और बैग भर के चले गए। हाँ। जिस वो कहते हैं ना, हम एक नेशनल कॉज लेके आए हैं और इंशाल्लाह नेशनल कॉज को आगे लेके चलेंगे। और इसी मिशन को, इसमें फिर गवर्नमेंट हो, अपोजिशन हो, ये साथ साथ चलती रहती है। आपको फैसल भाई ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है, पॉलिटिक्स में ना घबराहट नहीं होती और ना होनी चाहिए, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी कॉज के लिए, तो यकीनन अगर आप में सच्चाई है और आप समझते हैं कि आप एक कॉज के साथ खड़े हैं, तो फिर ये चीज नॉर्मल बात है। बाकी अपना एक लड़ाई है, लड़ाई भी नहीं है। आप खुद अपने बयानिए में खुद बात कर गई हैं कि कहीं पे भी 1% भी ये बात नहीं कि इत्तफाक राय नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इत्तफाक राय है। बाजू का
चीज डिबेट का होना इख्तलाफ को जन्म नहीं देता, बल्कि डिबेट का होना मामलात को सुलझाव की तरफ बेहतर अंदाज में लेके जाता है। ये मेरा भी सवाल होना था, लेकिन कुंडी साहब ने पहले कर दिया कि अचानक आप लोगों ने सेशन भी कॉल कर लिए हैं कौमी असेंबली के और सेनेट के, तो कुंडी साहब को इसमें जो है ना कुछ नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं होगा। गरीदा नहीं, अमजद साहब को वापस आना चाहिए। कुंडी साहब जवाब दे दे। एक मिनट अमजद साहब को वापस आना चाहिए और हालात जो है वो संभालने चाहिए, क्योंकि जेन्युइन पीटीआई के जो कोर मतलब है कि जो पार्टी कमिटेड हुआ है, जो बाकी है ना जो डेपुटेशनिस्ट, वो हालात खराब कर लेते हैं। ये आएंगे तो मेरे ख्याल में ठीक हो जाएंगे। ये जो अचानक कॉल किया गया है कौमी असेंबली सेनेट का इजलास, इसमें आप कुछ और मामला देख रहे हैं? मुझे नहीं पता एजेंडा क्या है, न्याजी साहब को ज्यादा पता होगा, अमजद साहब को, क्योंकि नॉर्मली ये पैनल ऑफ शेयर नहीं, शेड्यूल थी ऑलरेडी, मतलब ये कोई ऑलरेडी मतलब जो हमें आपको भी पता है, थ्रू आउट फैसल भाई भी जानते हैं, आपको एक कैलेंडर मिलता है जिसमें आपने अपने सेशन बुलाने होते, तो ऑलरेडी इसमें कोई आगे पीछे भी नहीं था, एग्जैक्ट टाइम पे बुलाया जा रहा है। आपने हर 15 दिनों के बाद इजलास को बुलाना होता है, तो इसमें कौन सा मैं समझता हूँ कि जिसमें कोई खास बात होगी, खास कोई नहीं है। ये ऐसे 2-4 दिन जो है ना, ये मीडिया के लिए चलो उनका जो है वो एयर टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सर मीडिया ने तो आज से पहले बात ही नहीं की। आज फवाद चौधरी साहब जब खोल के लाए हैं, गवर्नमेंट ने तस्दीक की है, तो हम लोग बात कर रहे हैं। आपको ऐसा मन हो चाहिए पीटीआई का, आपको कुछ मैंने गरीदा यही कह रहा है कि आपके लिए 2-4 दिन जो है ना वो मतलब आप गप्पे शप्पे लगा लें, लोगों की बाल की खाल भी उतार लें, कुछ भी नहीं होने वाला। इंशाल्लाह हर चीज जो है वो सेटल्ड है, कोई इसमें ये भी नहीं है कि कहीं पे 1% भी इख्तलाफ हो। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, ये तो आने वाला वक्त बहुत बहुत दूर नहीं है। फौज की कुर्बानियों को, और फौज हमारे लिए जो है हम समझते हैं कि एक ऐसा मुनज़्ज़म इदारा है जिसकी वजह अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को और पाकिस्तान के सिपह सलार की इज्जत हमारी इज्जत है, प्राइम मिनिस्टर की भी इज्जत है। सब मतलब ये नहीं है कि किसी एक की इज्जत कम है, दूसरे की इज्जत ज्यादा है, नहीं। जितने भी इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान, चाहे अदलिया है, चाहे जो भी स्टेक होल्डर हैं, वो सब पाकिस्तान का हिस्सा है, और पाकिस्तान के वजूद के साथ पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK सब जो है वो जुड़े हुए हैं हम लोग, और वो हमारे इलाके जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, तो इसी का मतलब पाकिस्तान है। ठीक है, ठीक है। बुखारी साहब, आप किस तरह देखते हैं सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का मुस्तकबिल अब आइंदा महीनों में या कुछ सालों में, या कम से कम 2023 तक, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है, पीटीआई की गवर्नमेंट है आईनी तौर पे? देखिए, वो एक शायर ने कहा था, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। इसकी मैं इंटरप्रिटेशन करने नहीं जा रहा हूँ इस वक्त, वैसे मैंने एक शेर आपको सुना दिया आदत के मुताबिक। गुजारिश ये है कि अभी हमारे भाई साहब जो हैं वो न्याजी साहब वो फरमा रहे थे कि 2-3 दिन मीडिया खेल लेगा इन चीजों से, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। भाई हम नहीं खेल रहे हैं, बिल्कुल गलत फरमाया आपने। हम नहीं खेल रहे हैं, आपके अपने बंदे खेल रहे हैं, उन्हें रोकिए खेलने से। 4 दिन पुरानी बात है ये। 3 दिन तक मीडिया ने एक लफ्ज नहीं कहा इसके ऊपर, जब तक आपके अपने बंदे ने नहीं बोल के दिया। निकाल के देख लीजिए, रिकॉर्ड की बात है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं। तो इस कंट्रोवर्सी से हम नहीं खेल रहे हैं, जो खेल रहे हैं उन्हें मना कीजिए, एक बात। और दूसरी बात यह है कि ये मैं बिल्कुल कहूंगा कि जो हालात हैं, चाहे वो हमारे इर्द गिर्द है, चाहे वो हमारे अंदरूनी है, उस वक्त फौज के बारे में ये बहस न छिड़ती तो बहुत अच्छा था, इसको अवॉइड करना चाहिए था। अब ये छिड़ी है तो खत्म कैसे होगी? मैंने कहा ना, एक जहाज तो उड़ गया ना लोधरा के एयरबेस से, अभी और भी उड़ेंगे अगर ये बहस जल्दी से ना लपेट ली गई इंटेलिजेंटली, और लपेट ली जानी चाहिए। दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। और इमरान खान साहब को मैं एज वन इंडिविजुअल, एज वन पाकिस्तानी ये मशवरा दूंगा कि आप ताकतवर प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको ये साबित करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? आप क्यों कह रहे हैं मैं रबड़ स्टैंप नहीं हूं? आपको किसने कहा है कि आप रबड़ स्टैंप हैं? देखिए ना, बातें तो खुद आपकी बातों से आगे चलेंगी ना, कोई खुद से तो घट नहीं रहा है। तो मेरा ख्याल से इस मामले को नहीं डिबेट होना चाहिए था कैबिनेट के बीच में, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हैं, इनके ऊपर एक राजदारी लाजमी है। बेशक, बस इतना मुझे कहना है। बेशक, बिल्कुल ठीक। कुंडी साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे, आप क्या समझते हैं कि ये कोई मामला कुछ मुख्तलिफ रुख या कोई एक खतरनाक रुख इख्तियार कर सकते हैं मुस्तकबिल में? कोई इदारों के टकराव का, कोई ऑफिस के टकराव का बाइस बन सकते हैं? मैं समझता हूँ कि इसको जो है वो खुशसूबी के साथ हल कर देना चाहिए। जो चीज़ें, जो क्रैक्स हैं वो तो पड़ चुकी हैं, वो क्रैक्स अब आप दोबारा उसको ठीक नहीं कर सकते। मतलब है कि अगर एक इश्यूज बनते हैं और उस पर आपकी
اس قسم کی ڈیبیٹ ہوتی ہے اور جیسے پھر آپ اس کو کیبنٹ میں لے کے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو آپ میڈیا پہ لے کے آتے ہیں. یہ چیزیں جیسے سلیم صاحب نے بات کی بالکل تھا جب پچھلے دنوں کوئی بریفنگ تھی اس کے حوالے سے تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب ان کو کس طریقے سے امجد صاحب کی پارٹی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ٹیم دی وزیر اعظم صاحب کو کہ وہ چیزیں بگاڑتی ہے ان کے لیے سنبھالتی کام ہے. اور جس طریقے سے آج اس موقع پہ جہانگیر ترین صاحب کی جیسے اسٹیٹمنٹ آئی سلیم صاحب نے بات کی وہ ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو یہ حکومت جو ہے ایک قسم کی ہلکی پھلکی چارج شیٹ تھی. آہستہ آہستہ جا کے وہ مطلب ہے کہ جیسے میں نے کہا نیکسٹ ایئر جو الیکشن کا سال ہے تو کافی لوگ نیکسٹ ایئر الیکشنز کا سال مطلب ہے چوتھے سال میں تو 2023 دیکھیں ہم جو ہے 2022 ہے 23 میں ہے لیکن ایک سال پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی تیارے شروع ہو جاتے ہیں. جن پنچھیوں نے اڑنا ہوتا ہے وہ اڑ جاتے ہیں کسی اور بسیرے پہ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. جو بھی ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ برتن جو ہے وہ کھڑکنا شروع ہو جائیں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وش کے ٹائم ذرا زیادہ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب. بخاری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بس ایک جملے کی اجازت دے دیجیے. پی ٹی آئی کا سب سے بڑا سٹانس یہ ہوتا تھا اپوزیشن کے خلاف, خاص طور سے مسلم لیگ کے خلاف, کہ یہ اداروں کے اوپر جو ہے ان کو توڑ پھوڑ اور ان کے اوپر لان تان کرتی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے الیکشن کمیشن سے شروع ہونے والی بات نیب کے چیئرمین تک پہنچی اور نیب کے چیئرمین سے یہ کہاں آ رہی ہے. یہ خطرے کی گھنٹیاں ہیں. اس کے اوپر فوری طور پہ پرائم منسٹر صاحب کو اپنی سیاسی سوجھ بوجھ استعمال کرتے ہوئے قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے. بس اتنا ہی کہنا تھا. بہت امپورٹنٹ بات ہے سلیم بخاری صاحب, بہت بہت شکریہ. فیصل کریم کنڈی صاحب, امجد خان نیازی صاحب, یہ تھا آج کا پروگرام. آل سی یو ٹمارو انشاءاللہ. اللہ حافظ.